हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजेंडा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज। जो बच्चे 12th अकाउंटेंसी का पेपर देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, उनके बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो पेपर को पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए में 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के 1 मार्क्स ईच, और पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इन 20 मार्क्स को प्रैक्टिस करने के लिए ही ये सीरीज बनाई गई है, जहां मैं आपको 20 सैम्पल पेपर्स करवाने वाला हूँ, एक एक करके, एक वीडियो में एक सैम्पल पेपर। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पार्ट ए में 16 एमसीक्यू और पार्ट बी में 4 एमसीक्यू, तो मतलब टोटल हो गए हमारे एक पेपर में 20 एमसीक्यू। और हमारे जो एमसीक्यूज हैं उनमें भी आपको कई क्वेश्चनों में चॉइस देखने को मिलती है, तो करीबन 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम एज अ बोनस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, छोड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो करीबन हम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन 20 सैम्पल पेपर्स पे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 एमसीक्यू के अप्रॉक्स आपके जो है प्रैक्टिस हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। तो मेरा टारगेट है कि मैं आपको एग्जाम में जाने से पहले जितने भी एमसीक्यूज है 20 मार्क्स जो है वो आपके पक्के करवा दूं। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज एंड 20 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल आप दे चुके होंगे। बचते हैं 60 मार्क्स जो आपको बड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं, जो कि आपने कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा क्वेश्चन को समझने का। एक मतलब एक शॉर्ट तरीका, भाई हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, विदाउट पेन पेपर से भी कई बार हम आंसर कर सकते हैं। थोड़ी सी जो छोटी छोटी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होती हैं, वहाँ पे भी मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जितनी भी बनेंगी ना एमसीक्यू के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। पूरी पूरी एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम वेस्ट मैं आपका बिल्कुल नहीं होने दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे प्यार से। बोलता है सारा एंड तारा वर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, दो लोग हैं और फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी साल की पहली जो डेट होती है उस दिन को इनकी कैपिटल 6 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली बताई गई है। यानी 6 लाख सारा की कैपिटल है, 4 लाख तारा की। 1 अक्टूबर 2023, अगर आप काउंट करो तो 6 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ कंप्लीट। एंड देन उसके बाद 1 अक्टूबर को तारा ने कुछ किया है, देखते हैं क्या। तारा विड्रू 1 लाख रुपीज फॉर पर्सनल यूज, यानी उसने ड्राइंग निकाली है 1 लाख रुपए की। बताओ मुझे तारा की कैपिटल कितनी थी? यस, 4 लाख। उसमें से उसने 1 लाख रुपए घर ले गई अपने घर खर्ची के लिए 1 अक्टूबर को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 8% दिया जाता है। यानी कि जो भी पार्टनर पैसा लगाता है फॉर्म के अंदर एज ए कैपिटल, उसको इंटरेस्ट दिया जाता है 8% का हर साल। तो हमसे वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाएगा तारा की कैपिटल पर उस साल के लिए। तो खुद सोचो, अगर हम एक ईयर की बात करें तो साल की शुरुआत में तारा का 4 लाख का कैपिटल था, और 6 महीने बाद उसमें से 1 लाख रुपए निकल गए, तो वहाँ पे कैपिटल 3 लाख रह गया। तो पहले 6 महीने के लिए 4 लाख पे 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और अगले 6 महीने के लिए 3 लाख पर 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, ताकि हम तारा की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकें। तो 4 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और 6 महीने का निकालने के लिए 6/12 कर देंगे। ये हो गया एक पार्ट। सेम इसमें प्लस करेंगे दूसरा पार्ट 3 लाख, क्योंकि अब उसका कैपिटल 3 लाख रह गया था अक्टूबर से। तो 3 लाख का 8%। ठीक है, आप इसको बिना पेन पेपर के भी कर सकते थे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। इसको भी हम 6 महीने के लिए निकाल लेंगे। ठीक, अब आप खुद सोचो 4 लाख का 8% कितना होता है। 4 8 जा 32,000। ठीक है, जीरो कट करोगे तो 32,000। 32,000 का आधा कर दो इसमें, 6 12 को काटेगा ना 2 से, तो 32,000 का आधा हो गया 16,000। ठीक है जी, प्लस 3 लाख का 8%, 3 8 से 24,000, उसका आधा कर दो 12,000, और दोनों को टोटल करेंगे तो 28,000। तो 28,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो तारा को मिलेगा। तो आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम पार्ट ए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो चुका है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस याद रखना। इसको ना आप एक अलग स्टेटमेंट मान के चलो और फिर एक अलग स्टेटमेंट, तो दोनों को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है, और फिर ये बताएंगे कि ये जो रीजन इस वाली स्टेटमेंट का जो ऊपर असर्शन है ये इसी का रीजन है या नहीं है, यानी ये इसके लिए रीजन सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ अ फर्म, फर्म जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें सभी पार्टनर जो उस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, जो उस बिजनेस को चला रहे हैं, इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स, यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप, यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो म्यूचुअल एजेंसी का ही मतलब है कि वहां पे सभी पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल एजेंट का होगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में तो पहले सही है, क्यों कि इन द पार्टनरशिप फर्म देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल पार्टनर, बिल्कुल करेक्ट। और इसी के वजह से वहां पर उनको पार्टनर और एज अ एजेंट ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली इनको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, और फिर बाद में आपको ये चेक करना है कि ये इसी का रीजन है या नहीं। तो ऐसा केस जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ यार जान बार बार कि ना कई बच्चों को ना असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन देख के ना उन्हें छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना यार, आप आराम से दोनों, अब मान लो पहले वाली स्टेटमेंट सही होती और दूसरी वाली गलत होती तो फिर क्या होता, ये तो दोनों केस बनते ही नहीं, ए और बी तो बनता ही नहीं। पहली वाली स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है तो फिर सी ऑप्शन हो जाता। ऐसे करो तो आराम से पढ़ो, दिक्कत आती है थोड़ा सा हिंदी पोर्शन पढ़ लिया करो, समझ में आ जाएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंपनी से रिलेटेड है। अब इसको देखते हैं ध्यान से, दो क्वेश्चन है इसमें, चॉइस आ रही है, हम दोनों को करेंगे एक एक करके। तो वीएल लिमिटेड ऑफर करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 90,000 इक्विटी शेयर इन्होंने ऑफर किए लोगों को 10 रुपीज ईच पर और प्रीमियम 10% पर, यानी 10 रुपए की चीज 10% इसका 1 रुपये बनेगा, 11 रुपये पे इन्होंने लोगों को ऑफर किया है। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा ये एप्लीकेशन पर ले रहे हैं। देर इज नो अलॉटमेंट, देर इज नो फर्स्ट कॉल, नो फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स। अब यहाँ पे जो लोगों ने अप्लाई करा वो 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, समझ रहे हो, यानी दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, सारे लोगों को, जितने भी 1 लाख लोगों की जो भीड़ है, यानी जो भी 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, सबको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए गए हैं जो 90,000 के शेयर्स हैं, ठीक है। अब इसने हमसे क्या पूछा है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, देखो कितना इजी था, इसने पूछा है एप्लीकेशन पर आपको कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है। तो सिंपल सीधी सी बात है, 1 लाख लोगों ने जब अप्लाई किया था, या लोग तो नहीं है बेसिकली, 1 लाख शेयर्स के लिए जब अप्लाई किया गया था तो सबने 11-11 रुपए दिए होंगे, तो ऐसा करके हमारे पास 11 लाख रुपए का कलेक्शन आया होगा। तो आंसर विल बी डी, समझ रहे हो भाई, हमने तो 90,000 के लिए बोला था ना कि 90,000 शेयर लोग ले लेंगे, उसके हमारे को 11 रुपीज आएंगे, लेकिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए फॉर्म फिल करा होगा या फिर अप्लाई करा होगा जिसपे 11-11 रुपए हमें मिले, जो कि बनता है 11 लाख रुपए, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। वीएक्स लिमिटेड ने इशू करा 30,000 डिबेंचर, जो कि 8% वाले डिबेंचर है, 100 रुपीज ईच, डिस्काउंट पर इशू करा है। और कितना डिस्काउंट है, 10 रुपीज, मतलब 10%, सॉरी 10% माने 100 वाला 90 रुपए पे इशू करा है। अच्छा, ये डिबेंचर रिडीम भी होंगे और वो रिडीम होंगे एक सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पे, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। पूछता है ऑन द इशू ऑफ दीज डिबेंचर, जब आप इन डिबेंचर को इशू करते हैं तो उस टाइम पर आप अपने नुकसान को बुक करते हैं इस वाले अकाउंट से, जिसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट करते हैं, अगर आपको जर्नल एंट्री याद आ रही होगी तो, ठीक है। तो इसमें आपने जो वैल्यू डाली है वो 4.5 लाख डाली है,
तो आप हमें बताएं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का कितना वैल्यू होगा। अब खुद सोचो, यहाँ पे पहले डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपए का। कितने शेयर डिबेंचर्स हैं, 30,000 डिबेंचर इन मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए के हिसाब से 3 लाख का हमारा डिस्काउंट बन रहा है। लेकिन उसने 4.5 लाख लिखा हुआ है। तो आपको पता है इसमें 1.5 लाख रुपए कौन सा है, वो प्रीमियम वाला नुकसान। समझ रहे हैं? देखो यार, रिडम्पशन होगा 4-5 साल बाद। आपने जो आज डिबेंचर इशू करें, आप अपने आप को कंपनी एज अ फील करें। आपने लोगों से पैसा लिया, उस पैसे को आप 5-6 साल बाद लौटाएंगे, प्रीमियम पे लौटाएंगे। तो ये आपकी एक लाइबिलिटी होगी, प्रीमियम आपकी एक लाइबिलिटी होगी, जिसको आप क्रेडिट साइड पे भी 2 करके लिखते हैं। और फ्यूचर में होने वाला लॉस आपको आज ही बुक करना पड़ता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो आप उसे डेबिट में भी मेंशन करते हैं, जो कि इस वाले लेजर के अंदर ही मेंशन किया जाता है। तो इस वाले जो ये लेजर है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें ये 10 रुपए जो आपने इशू के वक्त डिस्काउंट किया था वो भी इसमें ऐड रहता है, जो कि 3 लाख रुपए है। और फ्यूचर में जो हमें नुकसान होगा एज अ प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो इन्होंने इन दोनों वैल्यू का जो टोटल है वो 4.5 लाख दिया हुआ था। तो हमें पता है कि हमें इशू के वक्त जो डिस्काउंट है वो 3 लाख का है, तो बाकी 1.5 लाख वो प्रीमियम वाला अमाउंट है। आंसर विल बी बी। समझ रहे हो? आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, टॉपिक अच्छे से करे हुए हैं, तो आप यहाँ पे इजिली हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। होपफुली समझ में आ रहा होगा, नीचे कमेंट जरूर कर देना यार। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, छोड़ना मत। हर चीज के लिए पेशेंस चाहिए होता है। वीडियो देखेंगे अच्छे से। देखो हिंदी पोर्शन आ रहा है, मैंने आपके लिए पूरा प्रॉपर तरीके से सैम्पल पेपर रखा हुआ है। हिंदी का पोर्शन आया, फिर दोबारा इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 4। ये लो जी, इसको करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका भी नीचे और दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो पहले हम इसे समझते हैं। कार्तिक, इंदर एंड ललित 3 पार्टनर है, बहुत अच्छी बात है, जिनका रेशियो 4:3:2 है, बहुत बढ़िया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल है। अब इन्होंने साल के शुरुआत में ही क्या डिसाइड किया, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस, अपना रेशियो चेंज कर दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, या फिर हम इंटरनली कोई अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें अपनी जो फर्म है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन उसका करना होता है। समझ रहे हैं? यानी वहां पे हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, ये सब चीजें पता करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को रिवैल्यूट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, अब गुडविल जो फर्म की वो निकाल के दी हुई है यहाँ पे 1,80,000। तो ऑब्वियस ही बात है, अब जब ये रेशियो चेंज हुआ है तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, कोई गेन कर रहा होगा। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको गेनिंग वाले से गुडविल दिलवाया जाएगा, गुडविल का अमाउंट दिलवाया जाएगा। मतलब जिसको फायदा हो रहा होगा रेशियो चेंज होने पे। अब जैसे यहीं से देख लो, ये पहले वाले का 4 था, इसका 2 हो गया। ठीक है, अब आप हालांकि रेशियो को ऐसे नहीं देखते, जैसे 4 से 2 हो गया तो साफ दिख रहा है 2 पॉइंट्स कम हुआ है। अब इसको मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इन सबका टोटल सेम है। भाई अगर आप नोटिस करें, 4/4 3 7 2 9, ये हमारे पहले वाले पार्टनर का रेशियो था। ठीक है, वो अब हो चुका है 2/9, क्योंकि इसका भी टोटल 9 ही बैठ रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है ये 2 पॉइंट्स कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले वाले पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। दूसरे पार्टनर का 3 था, इसमें भी 3/9, इसका कोई सेक्रीफाइस, इसने कुछ नहीं किया। लास्ट वाले पार्टनर का 2/9 था, अब 4/9 हो गया, इसको मिला है, इसने गेन किया है। तो सीधी सी बात है, ललित से गुडविल वाला पैसा लिया जाएगा और कार्तिक को दे दिया जाएगा। जब भी किसी पार्टनर को कुछ मिलता है, वो क्रेडिट से, आपने बनाया होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो अब मुझे बताओ कौन सी जनरल एंट्री में कार्तिक को क्रेडिट किया गया है। तो ये तो एंट्री नहीं बनेगी, ये भी एंट्री नहीं बनेगी, एलिमिनेट हो गए, 2 बच रहे, है ना। कार्तिक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ललित का अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि ललित से लिया जाएगा तो ललित का अकाउंट डेबिट होगा। बिल्कुल सही, ए और सी आंसर हो सकते हैं। अब आते हैं इस पे। तो आप खुद सोचो, अगर ऑब्वियस ही बात है कि ललित से जितना लिया जाएगा उतना पूरा कार्तिक को दिया जाएगा। तो अगर हम पता करें कि कार्तिक ने कितना सेक्रीफाइस करा है, तो पहले 4/9 इन भाई साहब के पास था, और अब 2/9 इनका नया रेशियो है। तो सीधा माइनस भी करके देखोगे तो 2/9 ही सेक्रीफाइस किया हुआ है। ठीक है, 2/9 सेक्रीफाइस किया है और इन्होंने 2/9 गेन किया होगा। तो गुडविल कितने किया, 1,80,000 की। तो इस 1,89,000 के पहले तो 9 टुकड़े करो, डिवाइडेड बाय 9,
2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9 2 जा 20,000 40,000। तो ये 40,000 का जो गुडविल का पैसा है वो हम गेनिंग वाले पार्टनर से निकाल कर सेक्रीफाइस वाले को दे देंगे, मतलब आंसर होगा 40,000 वाली एंट्री, आंसर विल बी ए। ठीक है, ऐसे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को, सिंपल आराम आराम से। ठीक, वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा और भी दिक्कत है लगता है आपको तो भाई आप नीचे कमेंट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आगे भी वीडियोस में तमाम दिखेंगे तो प्रैक्टिस कर लो यार, एक बार इन 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करो और फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस देने जाओ। तो अब इसका ये वाला पार्ट देख लेते हैं। निधि, प्रणव, इशू वर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10। चलो जी, 3 लोग हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट लॉस। अब उन्होंने अपना रेशियो चेंज करने की बात करी है, सेम पहले क्वेश्चन जैसा। ऑन दैट डेट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। अब सोचो, पी एंड एल अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस होने का मतलब है दिस इज अ लॉस, बेसिकली दिस इज द लॉस। ठीक है, आपने सुना ना ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट, तो पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज अ लॉस, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो लॉस क्या होता है कि पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे मतलब नहीं है कि आपका रेशियो में क्या फर्क आया है ना। जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी हमारे एसेट्स या फिर जो लॉसेस हमें राइट ऑफ करने होते हैं उनको हम ओल्ड पार्टनर के साथ, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हमारा कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट के अंदर कोई लॉस पड़ा हुआ है, कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम पुराने वाले पार्टनरों को पुराने वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इससे लेना देना कुछ नहीं है हमारा। तो खुद सोचो, अब हमारे पास एक डेबिट बैलेंस पड़ा है तो सबसे पहले तो हम इसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे, ठीक है, 2, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे निधि का अकाउंट डेबिट होगा, प्रणव का अकाउंट डेबिट होगा, इशू का अकाउंट डेबिट होगा। अब वैल्यूज ढूंढने से पहले ना हम थोड़ा यहीं पे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम देख पाएंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पर अराइज हो रही है। ये जो मैंने अभी जनरल एंट्री आपके लिए लगाई है, ये वाली तो यहाँ पर सी वाले क्वेश्चन में, सी ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। अभी वैल्यू को साइड करो, पहले आप आधा करके ना एलिमिनेट कर दिया करो। तो पी एंड एल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 4 लाख का, और कहीं पे नहीं हो रहा है, ये सब हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, यहीं से आपका आंसर मिल गया सी। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो इस 4 लाख को आपको क्या करना है, इन तीनों में उनके पुराने वाले रेशियो में बांटना पड़ेगा, 5:4:3 जो भी रेशियो था। अब मैंने ऊपर कर दिया, अब मैं दोबारा पीछे नहीं जा रहा, यहाँ आप बांट देंगे तो 2 लाख, 1,60,000 एंड 40,000 बच जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम फिर से अगले क्वेश्चन पे और एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा लंबी वीडियो ना ही बने। फिर हिंदी का पोर्शन आ गया और ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसको करते हैं। तो मोक्ष, अच्छा वीडियो में अगर शोर वगैरह आ रहा होगा ना तो यार प्लीज़ उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अगली वीडियो से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरीके का शोर शराबा बिल्कुल भी बैक साइड से ना आए, ठीक है। मोक्ष और प्राण पार्टनर है फर्म के अंदर, जिनका रेशियो 1:2 है, उनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख की है। दे एडमिटेड, अब उन्होंने एडमिट किया तुषार को एज ए न्यू पार्टनर 1 अप्रैल को, किस शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है, ठीक है जी, इसको ध्यान से लिख देता हूँ मैं, 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है। ये लो जी, तुषार बॉट 4 लाख एज ए कैपिटल, तुषार जो है कैपिटल लेकर आ रहा है 4 लाख रुपए की। अब आपको बताना है कि गुडविल ऑफ फर्म ऑन तुषार एडमिशन, जब तुषार एडमिट हुआ तो फर्म की गुडविल क्या थी, याद रखना फर्म की गुडविल क्या थी। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यार फर्म की गुडविल ऐसे केस में कैसे निकालते हैं अगर वो गिवन ही ना हो तो हम क्या करेंगे, ये भाई साहब 4 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, माने कंपनी पूरी फर्म की कोई वैल्यू होगी है ना, उसका जब ये 1/4 करेंगे तो ये 4 लाख निकल कर आ रहा है। तो आप बताओ मुझे इस पूरी कंपनी की वैल्यू क्या है या पूरी कंपनी की कैपिटल क्या है। तो अगर आप इसको रिवर्स करेंगे, उधर रेसिप्रोकली 4 उधर भेजेंगे, 1 नीचे डिवाइड करेंगे तो 16 लाख, तो यानी
पूरी कैपिटल फर्म की 16 लाख है, जिसमें से वो 1/4 के लिए वो आ रहे हैं, मतलब 1/4 का पार्टिसिपेशन वो खुद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो 4 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सोचो कंपनी की जो पूरी कैपिटल है वो 16 लाख हो रही है, लेकिन रियली में क्या है? रियली में 5 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो 5 और 3 8 और 4 12 लाख की कैपिटल है रियली में। समझ रहे हो? जो बुक्स में, मतलब हमारी जो बुक्स में है वो 12 लाख की है, मार्केट में हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो 16 लाख है। तो कितनी एक्स्ट्रा है हमारी बुक से मार्केट में वैल्यू? 4 लाख। तो वही हमारी गुडविल हो जाएगी। भाई हम अपनी बुक्स में 12 लाख की कैपिटल दिखा रहे हैं, लेकिन मार्केट में हमारे बिजनेस की वैल्यू 16 लाख है, 4 लाख ज्यादा है ना, तो दैट इज अवर गुडविल। तो आंसर बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, ध्यान रखना। जब भी आपको गुडविल वगैरह निकलवाता है तो आप क्या करो, पहले फर्म की कैपिटल निकाल लो, उसमें से जो रियल एग्जिस्टिंग कैपिटल्स है उनको लेस करो, तो डिफरेंस विल बी नोन एज गुडविल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कंपनी के ऊपर आया हुआ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 20 क्वेश्चन करने जी, हम 6 पे पहुंच गए। ठीक है, तो लो 6 नंबर, मनी रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको मनी एडवांस में रिसीव्ड होता है अपने शेयर होल्डरों से बिफोर इट एक्चुअली कॉल्ड अप, आपने भी पैसे मांगे नहीं थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मनी, या फिर फाइनल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आपने लोगों से ये कॉल्ड किया, उन्होंने पेड कर दिया, ये कॉल्ड किया, पेड कर दिया। कई लोग होते हैं फर्स्ट कॉल अभी कॉल्ड अप नहीं हुआ है लेकिन वो पे कर देते हैं अलॉटमेंट के अंदर ही। तो ये जो पैसा एडवांस में आपको मिला है, व्हाट इज दिस? तो बेसिकली जो चीज आपको एडवांस में मिली है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड में मेंशन की जाती है जब वो इंक्रीज होती है। आपको रूल पता होना चाहिए। एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम का नॉर्मल हमारा रूल क्या है, कब कौन सी चीज डेबिट होती है, कब कौन सी चीज क्रेडिट होती है। एसेट जब भी बढ़ते हैं, ठीक है, एसेट जब भी बढ़ते हैं वो डेबिट से बढ़ते हैं और घटते क्रेडिट से हैं। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड से इंक्रीज दिखाई जाती है और डिक्रीज वो डेबिट साइड से दिखाई जाती है। एक्सपेंस और एसेट का नेचर एक जैसा है, इनकम और लाइबिलिटी का नेचर एक जैसा है। तो मैंने यहाँ पे माइनस के साइन नहीं लगाए, सिर्फ प्लस के साइन लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान हो पाए पिक्चर। तो सेम, जब हमें कोई एडवांस पैसा मिला है दैट इज अवर लाइबिलिटी। अब आपको सोचना है ना क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, दैट इज अवर लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में मेंशन होती है, सॉरी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में मेंशन होती है, तो डेबिट वाले तो हट जाएंगे पहले से, बी नहीं रहेगा, डी भी नहीं रहेगा। अब बचा क्रेडिट, ये ए और सी। तो क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट या क्रेडिटेड टू कॉल्स अकाउंट, साफ सीधी सी बात है यार। इस नाम से आप अकाउंट ओपन लेजर बनाते हो, वहां पे किस नाम से क्रेडिट करते हो? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम से। तो आंसर ए होगा आपका यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 7 की। 7 क्वेश्चन में भी फिर से ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आपको एक ही करना है। पढ़ लेते हैं एक बार। डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग। मैंने जितनी भी डिटेल्स होती हैं आपके डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, यानी जैसे किसने, किसको आपने डिबेंचर इशू करा है ना, उस बंदे का एड्रेस कहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर उसने होल्ड करे हुए हैं, ये सारे एक रजिस्टर में रखे जाते हैं लिखकर। तो उन डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं? बेसिकली सिंपल सीधी सी बात है यार, रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। ये तो याद करने वाली चीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज। देखो यार, एक जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है, मान लीजिए अभी अभी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, और फिर अलॉटमेंट मनी है, फिर फर्स्ट कॉल मनी है, और एक लास्ट फाइनल कॉल है। तो फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो कंपनी ने मांगा कि लाओ भाई सब अपने अपने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, दैट इज अ कॉल्ड अप मनी, तो कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन कई बार उसमें से कई लोग देने में फेल्ड हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन आपको फर्स्ट कॉल का पैसा दे ही देगा। ठीक। तो वो पूछ रहा है जो आपने एक्चुअली रिसीव्ड किया है उस पैसे को क्या बोलते हैं? तो उस पैसे को पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक, जो पैसा रियली में पेड किया गया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का ही एक पार्ट होता है जो लोग पे कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेड अप कैपिटल। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इनको एक बार देखोगे, अगले 1-2 सैम्पल पेपर में और दोबारा रिपीट दिखेगा तो आप आराम से कर पाओगे। आते हैं इस क्वेश्चन पे।
मिशा, सरिता और ईशा 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, बिल्कुल सही। 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइड दैट दे विल शेयर अ प्रॉफिट लॉस इक्वली। अच्छा जी, इन्होंने रेशियो चेंज कर दिया। इक्वली का मतलब 3 लोग हैं ना, 1:1:1 हुआ। द गेन और सेक्रीफाइस बाय द पार्टनर ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो अब आपको ये बताना है कि गेन या सेक्रीफाइस रेशियो कौन कितना गेन करेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। सिंपल सी सी बात है। अभी हमने पीछे भी पहले भी एक क्वेश्चन देखा था ऐसा। तो सिंपल इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना यार यहाँ पे ना इनका टोटल और इसका टोटल बराबर नहीं है। तो आप एक एक करके करते हैं हम। जैसे इसका मिशा की बात करें तो ओल्ड रेशियो मिशा का था 3/6, टोटल इज 6, उसमें से 3 पार्ट मिशा के थे। और न्यू रेशियो 1/3 अगर मैं इसमें से माइनस करूं, ठीक है, तो ओल्ड में से नया माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस आता है। हमने तो यही सीखा है ना कि भाई हमारे पास पहले से मान लो 10 रुपए थे, अब हमारे साथ हमारा एक और साथी जुड़ गया, तो अब हमें उस 10 में से, या फिर मैं बोलूँ हम घर में पहले चॉकलेट्स आती थी 10, वो 10 की 10 हम खाते थे। अब हमारे घर में एक दोस्त और आ गया या हमारा कोई रिलेटिव आ गया, कज़न आ गया, अब हमें उसमें से उसको कुछ देना पड़ रहा है। तो अब मेरे पास मुझे मान लो 6 चॉकलेट्स डेली मिलती है, तो मैंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया। ओल्ड कितनी थी 10, उसमें से न्यू घटा दूंगा 6, तो जो बैलेंस 4 आ रहा है दैट इज माई सेक्रीफाइस, जो मैंने सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइस आ जाएगा किसका? मिशा का। ऐसे हम सरिता का निकाल लेंगे, ऐसे हम ईशा का निकाल लेंगे। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। सरिता का 2/6 माइनस 1/3, इसका है 1/6 माइनस 1/3। पहले वाले का निकालते हैं। तो यहाँ पर ना देखो कई बच्चे कर नहीं पाते हैं इन कैलकुलेशन को। बेसिकली एलसीएम लेना है। अगर आप एलसीएम नहीं ले पा रहे तो नीचे के दोनों नंबरों को बराबर करो। 3 में अगर नीचे इंटू 2 कर दूँ तो 6 बनेगा, जो कि इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी 2 से इंटू करनी पड़ती है। तो यहाँ आएगा 3/6 माइनस 2/6, क्योंकि 2 बन जाए 2 और 3 2 6 बनेगा। अब हम इसे नीचे दोनों 6 को कॉमन ले लेते हैं और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो ये 1/6 आ रहा है सेक्रीफाइस। इसको भी सेम ऐसे ही करते हैं। इधर है आपका 2/6 और माइनस यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2/6 आएगा। तो ये 0 हो जाएगा। इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। मिशा ने सेक्रीफाइस किया है 1/6। इसका भी देख लेते हैं। 1/6 माइनस, इसमें भी हम इंटू 2 और ऊपर 2 करेंगे तो ये आएगा 2/6। तो ये बनेगा 1, नीचे तो 6 कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर बेस है। तो 1 - 2 - 1 होगा। तो आप नोटिस करें इसका नेगेटिव आ रहा है, उसका पॉजिटिव, दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ओल्ड माइनस न्यू निकाल रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स ये गेन कर रहा है। तो देख लो मिशा कहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, इधर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, इधर भी, लेकिन इधर 1/3 नहीं। ये दोनों सही है, लेकिन इसमें से ईशा जो है थर्ड वाली, उसका गेन आना चाहिए। ये ठीक है, ये तो गलत ही हो गया। तो आंसर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान से करो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाते हैं यार। मैं चाहता हूँ आपके एमसीक्यू के 20 में से ना 20 क्वेश्चन बन जाए, और वो तभी संभव है जब आप ये 20 सैम्पल पेपर जो मैं लेकर आऊँगा उनको देख कर जाओगे पेपर से पहले। ठीक है जी, पूरी वीडियो बढ़िया से देखो। कहीं पे दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करो जी, मैं थोड़ी सी और इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ अपनी तरफ से भी, तो मैं भी आपके साथ एग्जाम्स तक जुड़े रहना चाहता हूँ। इसका बी पार्ट यानी ऑप्शनल पार्ट था, फिर भी हम इसे करेंगे। सिया, तिशा, आर्यन वर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:7:1। द फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स को 31 मार्च एवरी ईयर। ऑब्वियस ही बात है। ओहो, तिशा डेड, बेचारी तिशा यहाँ पे डेड कर गई 1 जुलाई 2024 को। अच्छा, कितने महीने वो रही अगर मैं पूछूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई के फर्स्ट में तो वो डेड कर गई, तो 3 महीने उसने काम किया होगा फर्म के अंदर। सिया एंड आर्यन विल एक्वायर तिशाज रेशियो, किस रेशियो में वो तिशा का रेशियो लेंगे, वो ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो डेथ किया है तिशा, उसका रेशियो हाइड कर दो, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 4:1। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 4:1 आपका न्यू रेशियो आ जाएगा, और यही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। वो यही तो पूछ रहा है ना कि सिया और आर्यन ने कितना कितना रेशियो में तिशा का शेयर
एक्वायर किया होगा, क्योंकि भाई तिशा चली गई, तो अब जो तिशा का हिस्सा था, टिशा का जो हिस्सा था वो सिया और आर्यन को मिलेगा किस रेशियो में, 4:1 रेशियो में मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया, जो भी डेथ करता है उसको छुपा दो, 4:1 आपका न्यू रेशियो होगा और यही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। तो गेनिंग रेशियो मांगा था, आंसर विल बी 4:1 बी। डन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखेंगे, फिर 10th देखेंगे। 9th क्वेश्चन है, अनुज कार्तिक वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5:4। बहुत बढ़िया। अनुज ने विड्रॉ करा 20,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st अप्रैल 2023। हर ऑल्टरनेटिव मंथ के शुरुआत में वो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पहला अप्रैल, मई को छोड़ा जून, जुलाई को छोड़ा अगस्त, ऐसे करते करते अगस्त के बाद सितंबर को छोड़ा, अक्टूबर में निकाला, है ना, नवंबर को छोड़ के दिसंबर में निकाला, जैन को छोड़ के फेब में निकाला। तो कितनी बार उसने विड्रॉ किया, 6 बार। तो उसने कितना विड्रॉ करा, 20,000 इंटू 6 टाइम्स, इतना पैसा उसने विड्रॉ करा है। अब देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रख रहा हूँ, इसका रीजन सुनना। उसने जो विड्रॉ करा है इस पर इंटरेस्ट जो है उससे लिया जाएगा 6% का, तो इसका 6% निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, 6/100। और कितने टाइम का, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एवरेज टाइम निकालना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 12। कैसे निकलता है, जब उसने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया था यानी 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक कितने महीने लेफ्ट थे, तो ऑब्वियस सी बात है यार 12 महीने लेफ्ट रहे होंगे। और लास्ट उसने कब विड्रॉ किया था, 1 फेब को, वहां से साल खत्म होने में कितना टाइम था, 2 महीने बच रहे थे, बस इन दोनों का, यानी फर्स्ट विदड्रॉ से साल एंड तक कितने महीने और लास्ट विदड्रॉ से साल एंड होने में कितने महीने, उसका एवरेज कर दो, तो ये 14/2 7 आएगा। तो यहाँ पे आपको 7 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है एवरेज बेस पे। तो अब देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा था क्योंकि इजीली कटे हुआ, 2 0 से ये 2 0 कटेंगे, 6 2 जा 2 से काट दो, इसको 3 पे काट दो, तो 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 4200, तो 4200 आंसर यानी सी हमारा आंसर इसका करेक्ट होगा। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन आया था ये, सच बता रहा हूँ यार, जुड़े रहना वीडियो से, आगे वालियों से भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10th क्वेश्चन, 10th पे आते हैं जी। विशेष, मनिक एंड अमित पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:4:1 है। अमित रिटायर हो रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है 31 मार्च 2024 को। विशेष और मनिक एक्वायर करते हैं अमित का शेयर, ध्यान से पढ़ना, इन दोनों, अमित कहाँ है तो पहले तो इसको बीच का ये वाले को हटा देते हैं ऐसे, है ना। अभी हालांकि मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि 5:4 ही नया रेशियो होगा और 5:4 ही गेनिंग रेशियो होगा, लेकिन जब क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर देता है कि वो अमित का शेयर इस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, है ना, तो वो पूछ रहा है कि उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने ये सब नहीं बताया था। जब आपको आगे की बातें साइलेंट हो, उन्होंने ओल्ड रेशियो दिया था, बोला था ये बंदा चला गया, नया रेशियो बताओ, तो बस उसको छुपा लो और छुपाने के बाद जो बचेगा वही न्यू रेशियो और वही गेनिंग रेशियो होगा। दैट वाज अ ट्रिक। लेकिन यहाँ पे उसने बताया है स्पेशली कि वो अमित का शेयर 2:3 के रेशियो में ले रहे हैं, तो हमें अब निकाल के उनको नया रेशियो बताना पड़ेगा। तो देखो ये विशेष है, ये मनिक है और ये अमित है, 3 लोग हैं। अगर मैं विशेष के ओल्ड रेशियो की बात करूं तो ये 5/5 4 9 और 1 10, 5/10 था, ठीक है जी। और इसका मनिक की मैं बात करूं तो ये 4/10 था, और इसकी तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि तो जा ही रहा है। तो वैसे अमित का रेशियो था, हिस्सा कितना था, 1/10, तो ये अपनी जेब, इसकी जेब में आएगा 1/10, पूरा नहीं आएगा, उसका 2/5 आएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, क्योंकि अमित का जो रेशियो है वो विशेष और मनिक इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 का 2/5। इस भाई साहब को कितना मिलेगा, 1/10 का 3/5। समझ रहे हो ना इस बात को,
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें प्यार से। तो यहाँ पे 5/10 ऐसे का ऐसे ही रख लेते हैं, 5/10 प्लस करते हैं इसको सॉल्व, 2 और नीचे आएगा 50, तो 2/50 और इधर भी सॉल्व करते हैं 4/10, ठीक है, प्लस 3/50, 3/50, ये लो जी। अब यहाँ सॉल्व करो, अभी मैंने सिखाया था नीचे बेस बराबर करने का, तो इस वाले में नीचे 5 से इंटू करोगे तो 50 बनेगा, तो ऊपर भी 5 से तो 25 और प्लस 2 27, 27/50। अब खुद सोचो 27 सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर बन जाएगा। फिलहाल फिर भी कर लेते हैं, इधर भी नीचे 5 से इंटू करेंगे, ऊपर भी 5 से इंटू करेंगे, तो नीचे के बेस बराबर हो चुके होंगे। हमारा पर्पस नीचे के बेस बराबर करने का ही होना चाहिए। तो 50 ऊपर 5 से इंटू करेंगे, 20 प्लस 3 23, 23/50, तो आंसर विल बी डी। अपने आप वहां पे हम दोबारा आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं यार। तो वर्षा, आर्यन, निमिता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। वर्षा रिटायर हो रही है और सरेंडर कर दिया उसने 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आर्यन एंड द रिमेनिंग। अब देखो कोई भी हिस्सा 1 होता है, इसका अगर 1/3 उसने एक को दे दिया, तो सोचो ना इसका 2/3 उसने दूसरे को दिया होगा, तो रिमेनिंग शेयर उसने दूसरे के निमिता को दे दिया। सिंपल सी बात है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांग रहा है, तो गया कौन है इसमें से? वर्षा, तो पहली वाली यहाँ पे जा रही है, इसको टाटा बाय बाय कर दो। बचा कौन? आर्यन और निमिता। तो इनको मिला है, क्योंकि वो जो जा रही है वो अपना हिस्सा इनको दे के जाएगी। तो आर्यन का हिस्सा पहले से क्या था? 2/5, बिल्कुल सही। और इसका क्या था? 1/5। अब इसको मिला होगा, इसको भी मिला होगा, तो जो भी वर्षा का शेयर है उसका 1/3 तो वर्षा ने सरेंडर करा। ले भाई आर्यन तू रख ले, तो आर्यन को कितना मिलेगा? जो वर्षा का शेयर 2/5 है, 2/5 है, उसका 1/3 आर्यन को मिलेगा, और उसी 2/5 का जो रिमेनिंग हिस्सा है, जो कि 2/3 बोला जाता है, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर परसेंटेज में बात करूं, किसी चीज का 20% एक को मिला, तो रिमेनिंग दूसरे को मिला, मतलब 80%, है ना। क्योंकि हमें पता है परसेंटेज का टोटल 100 होता है, तो फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। तो कोई चीज 1 में से 1/3 हटाओगे तो बाकी 2/3 ही बचेगी वो। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व तो सबको आता ही होगा करना। तो 2/5, ये चीजें सॉल्व करनी नहीं आती ना तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको ना रेश इसका ये जो कैसे कैलकुलेशन होती है ये वाली मैं बता दूंगा आपको। इसका एक चैप्टर है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस का, वो करवा दूंगा। तो इसको 2/15 आएगा, नीचे आएगा 1/5 प्लस 2 जो 4/15। अब बेस बराबर करो, इस वाले में 3 से इंटू करो, तो ऊपर भी 3 से 6 प्लस 2 8/15, ठीक है। यहाँ पे भी करते हैं, इसे 3 से इंटू करेंगे तो 15 बनेगा। इस वाले को, इस वाले पोर्शन को 3 से इंटू करेंगे ना, और नीचे भी ऊपर भी, तो नीचे 15 बन जाएगा, ऊपर 3 बन जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, और नीचे 15 कॉमन हो जाएगा। तो 8:7 इनका न्यू रेशियो होगा। आंसर विल बी बी, 8:7। कैसा लग रहा है बताते चलना, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना जो जो आपको लग रहा है क्वेश्चन अच्छा था। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, जब पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा, समझ रहे हो। करंट अकाउंट अलग और कैपिटल अकाउंट अलग। तो ड्राइंग जो होती है, जो पार्टनर ड्राइंग निकालता है, उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? देखो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ड्राइंग कैसी है। अब ड्राइंग ना दो तरीके की होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग जो हर महीने आप निकाल रहे हो, तो कोई भी रेगुलर है तो वो तो करंट अकाउंट में डेबिट होगी, क्योंकि करंट अकाउंट में सारे रेगुलर ही चीज़ें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है ना। और इरेगुलर ड्राइंग है तो वो फिर आपकी कहाँ हो जाएंगी? इस जगह पर, इस कैपिटल अकाउंट से वो रिड्यूस करी जाएंगी। तो अब हालांकि यहाँ पे तो ऐसा दिया नहीं है कि कौन सा है, तो हम यहाँ पे इसे रेगुलर ड्राइंग ही ट्रीट करके चलेंगे और इसको इसके करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, डेबिट साइड में दिखेगा। पहले देखो ये तो हट ही गए, कॉमन सेंस। अब बचे ए और सी। तो
डेबिट साइड में शो होगा करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल में क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि ये इरेगुलर ड्राइंग नहीं है, रेगुलर ड्राइंग है, हम ये मान के चल रहे हैं इसको। ठीक है जी। तो जैसे पार्टनरों को सैलरी दिया जा रहा है तो पार्टनर के ये वाला करंट अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा ना, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि रेगुलर बेसिस वाली चीज़ है। या फिर हम कहें रेवेन्यू नेचर की चीज़ है, तो रेवेन्यू नेचर की चीज़ है, बार बार होने वाली चीज़ें करंट अकाउंट में दिखाई जाती है। ठीक है। कैपिटल नेचर की चीज़ें कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाती हैं। इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, इसको समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। फिलहाल थोड़ा मैंने पहले से अगर वीडियोस बनानी शुरू करी होती ना तो मैं सोच रहा था कि पहले 12th का पूरा सिलेबस कवर अप करवा दूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिर ईजिली एक ना होती है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आ जाती है चीज़ें। बट ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए हैं तो आप कर सकते हैं इन्हें भी। इसे पढ़ते हैं एक बार। 4000 शेयर्स, 10 रुपये का ईच, फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर 4000 शेयर्स किसी के पास रहे होंगे, उन भाई साहब ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी जो कि 2 रुपये की थी। अब सोचो, फाइनल कॉल 2 रुपये की है तो इससे ऊपर का जो पूरा पैसा था वो कितने का रहा होगा? वो 8 का रहा होगा। उसमें एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी रहा होगा क्योंकि टोटल इज 10। भाई बोला है ना 10 रुपये का शेयर है, तो 2 रुपये उसने नहीं पे करे जो कि फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, मतलब इसके बाद और कोई कॉल नहीं है। तो इससे पहले की जो कॉल्स थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, वो सब 8 रुपये की थी जो उस बंदे ने पे कर दिया था। फेल वो इसको देने में हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, इस 8 रुपये को जब्त कर लेती है, फोरफिट कर लेती है। ये कंपनी का फायदा होता है। ठीक है, 4000 शेयरों पे उसने 8 रुपये फोरफिट कर लिए जो कि उनका बेनिफिट होता है। अब ये बोल रहा है मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी को 8 रुपये का फायदा हुआ है 4000 शेयर पे, तो कंपनी को 8 रुपये का बेनिफिट उसके पास रिजर्व है। ठीक है। अब कंपनी अगर उस 10 रुपये के शेयर को एग्जाम्पल 9 रुपये पे इशू करती है तो कितने का नुकसान हो रहा है? 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। कंपनी तो 8 रुपये के फायदे पे पहले से ही है, तो वो 9 रुपये पे इशू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 8 रुपये पे भी इशू कर सकती है। अगर वो 8 पे इशू करेगी तो 2 रुपये का नुकसान होगा और वो 8 के पहले से फायदे में है। कंपनी देखो कभी भी अपने आप को लॉस में नहीं लाएगी, उसका टारगेट यही होगा। तो वो 2 रुपये का भी लॉस आराम से खा सकती है, 1 रुपये का भी। कंपनी अगर इसको 5 रुपये पे इशू करती है तो कंपनी का इधर नुकसान 5 का होगा और पीछे 8 का फायदा हो चुका है, तो अभी भी कंपनी 3 रुपये के प्रॉफिट पे है मोटा मोटा। कंपनी अगर इसको 3 रुपये पे री इशू करती है तो यहाँ पर 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। अभी भी कंपनी 1 रुपये के फायदे पे है नेट नेट, क्योंकि 8 रुपये का पहले फायदा हो चुका है। कंपनी अगर इसको 2 रुपये पे री इशू करती है तो अभी कंपनी को 8 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। तो कंपनी कम से कम 2 रुपये पे री इशू कर सकती है, मतलब कंपनी कम से कम 4000 शेयरों को 2 रुपये पे री इशू कर सकती है, मतलब 8000 रुपये कम से कम उनको कलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही तो पूछा है, मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू। तो 8000 उनको कलेक्ट करना चाहिए, उससे ऊपर भी कर सकती है। वो उस शेयर को 10 रुपये पे भी री इशू कर सकती है, 9 पे भी, 7 पे भी, 6 पे भी, 8 पे भी, 5 पे भी, 4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, लेकिन 1 पे नहीं कर सकती क्योंकि 1 पे अगर करेगी तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो 8000 रुपये यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। होपफुली समझ आ रहा होगा। आगे 12, हमारे 12 ही क्वेश्चन हुए यार। अभी वीडियो करीबन कितने की हो गई, आधे घंटे की करीबन हो गई है। कोई बात नहीं, 13, ठीक है, 7 क्वेश्चन और है। देखो यार, मैं समझाने के ऊपर विश्वास रखता हूँ, तो आप वही ऑडियंस मेरे पास आएगी ना जो समझना चाह रही होगी बेसिकली। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन हम करते हैं 13। 1 अप्रैल 2023 को वीबी लिमिटेड ने इशू करे 20,000 शेयर्स, 13% शेयर नहीं सॉरी डिबेंचर, 13% वाले डिबेंचर 100 रुपये ईच है, डिस्काउंट पे इशू किया है। ठीक है, 10% के डिस्काउंट पे, और रिडीम होगा 5% प्रीमियम पे 4 साल बाद।
द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब देखो जी, 4 साल बाद यानी हर साल उनको इंटरेस्ट मिलेगा उन डिवेंचर होल्डर्स को। तो यहाँ पे यही तो पूछा है कि इंटरेस्ट डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना बनेगा टोटल। टोटल मतलब कब तक, 2024 तक, 2024 तक नहीं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अच्छा, अपने ईयर का, फर्स्ट ईयर का है, 4 साल का नहीं निकालना, सॉरी। 2023 में 23 में लॉन्च हुआ और ये 2024 में साल खत्म होता है ना, 1 अप्रैल 2023, यानी 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो 20,000 डिवेंचर है, सबको पता है। 100 रुपये का एक है, ये भी सबको पता है। तो आपने डिवेंचर जो इशू करे हैं उनका फेस वैल्यू क्या है, 2 लाख, और फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, याद रखना। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 13% का। तो 13 दूनी 26, तो ये कितना बैठेगा, 20,000 इंटू 100, ये 20 लाख है, सॉरी 20 लाख का 13%, 2,26,000। 2,26,000 आंसर बी होगा इसका आंसर। ठीक, तो 2,26,000 एक साल का। अगर वो पूछता पूरे 4 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो आप फिर यहाँ पे 4 से भी इंटू करना पड़ता आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2,26,000 ही आंसर रहने वाला है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14। आरुषि विवान मिताली पार्टनर हैं और 31 मार्च 2024 को इन्होंने फर्म डिसॉल्व कर दी, बंद कर दी अपनी फर्म। ऑन दैट डेट फर्म हैड ए डेटर, उनके पास डेटर्स थे 60,000 रुपए के, जिसमें उन्होंने प्रोविजन पहले से बना के रखा हुआ है 3,000 का। मतलब इनको डाउट था कि हमारे 3,000 रुपए के डेटर्स पैसे नहीं दे पाएंगे, तो ऑलरेडी पहले से अपना उन्होंने एक्सपेंस वहां पे बुक कर रखा है, लॉस पहले से बुक कर रखा है। ठीक है, डेटर 8,000 प्रूव्ड एज अ बैड एंड फुल अमाउंट वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर। देखो, हमने 3,000 का पहले से सोच के रखा था कि डूब जाएगा, लेकिन असली में डूबा कितने का, 8,000 का। मतलब 60,000 रुपए हमें कहीं से आने थे, हमने अपने दिमाग में 3,000 सोच के रखा था कि यार डूब जाएगा डूब जाएगा, असली में वो डूबा 8। मैंने अगर मैं पूछूं आपसे नुकसान कितने का हुआ, तो नुकसान मुझे 5,000 का हुआ है। क्यों, क्योंकि 3,000 तो मैं बुक्स में पहले से ही नुकसान एज अ प्रोविजन बुक कर चुका हूँ, तो एक्स्ट्रा मुझे 5,000 और बुक करना पड़ेगा, दैट इज माई लॉस। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पूछा है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द डेटर। डेटर से आपको कितना पैसा मिला। सोचो, 60,000 आने थे, 8,000 हमें लास्ट में पता चला कि भाई 8,000 एक्चुअली में हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो जब हम 8,000 यहाँ से हटाएंगे, तो एक्चुअली में हमारे पास पैसा आया कितने का, 52,000 का। तो उसने इधर प्रोविजन वाली स्टोरी नहीं पूछी थी, उसने तो हमसे यूं पूछा है कितना पैसा हमें डेटर से मिला। तो 60,000 लेने थे, है ना, और मिले उसमें से, ओ सॉरी 8,000 उसमें से बाद में पक्के पक्के ये हो गए कि ये पैसे नहीं देंगे, बाकी उन्होंने दे दिए। लिखा है ना यहाँ पे रिमेनिंग लोग डेटरों से हमें पैसा रियलाइज हुआ, तो कितना हुआ होगा, 52,000, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15th क्वेश्चन, देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, पहले आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो अश्मित वीना और रोहन 3 लोग हैं यहाँ पे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है। वीना रिटायर, देखो वीना यहाँ पे जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। द कैपिटल ऑफ द अश्मित, वीना एंड रोहन showed a credit balance 2,180 and 120 after making all adjustment relating revolution, goodwill, reserve, etc. तो जब कोई पार्टनर जाता है, जब आप अकाउंट बनाते हैं उसका कैपिटल अकाउंट, तो तीनों लोगों की बैलेंस बीडी से शुरू करते हैं और सारी एडजस्टमेंट करते हैं, रिवोल्यूशन एडजस्टमेंट, रिजर्व बांट लेते हैं, है ना, गुडविल वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, और लास्ट में यहाँ पे सीडी निकाल लेते हैं फिर तीनों की। अब इसमें से वीना जा रही है, और यहाँ पे ये सब तो बोला नहीं है कि वीना जब जा रही है तो वो अपना हिस्सा इन दोनों को किस रेशियो में देकर जा रही है, या कोई न्यू रेशियो भी नहीं बताया, तो यहाँ पे ट्रिक लगेगी। आप वीना का हिस्सा यहाँ पे कट करें तो 3:1 आपका न्यू रेशियो आएगा, और यही आपका गेनिंग रेशियो भी रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे, वीना वॉज पेड, वीना को पे किया गया, इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस है। वीना वॉज पेड इन कैश, वीना को कैश में पे किया गया, और उस पैसे को कौन लाया, दैट इज ब्रॉट इन बाय अश्मित एंड रोहन इन सच अ वे, वो इस तरीके से पैसे को लाए जिससे दैट देयर कैपिटल वर इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी वो घर से पैसा लेकर आए होंगे, कितना पैसा लाए, इतना लाएंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो नए रेशियो में दिखनी चाहिए। ठीक है, द न्यू कैपिटल ऑफ अश्मित एंड रोहन कितनी होगी, नई कैपिटल बतानी है कि कितनी इनकी नई कैपिटल रहेगी। अभी
यहाँ पर अगर हम थोड़ा नोटिस करें, तीनों की कैपिटल अगर हम ऐड करें तो 5 लाख रुपीस बन रहा है। ये 2, 3, 4 और ये 80-20 जोड़ेंगे 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस अगर हम मान के चलें कि अब ये 5 लाख रुपए की कैपिटल अश्मित और रोहन को मेंटेन करनी है, अश्मित और रोहन को मेंटेन करनी है। और किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना है? 3:1 अभी मैंने निकाल के बताया था। तो आप एक बार इसको करके देखें। 3/4 एक का हो जाएगा और दूसरे का होगा 1/4। तो 4 से डिवाइड मारो 5 लाख को, तो 2.5 लाख 125 का 3 से इंटू करेंगे तो 3 लाख 3 जा 25 75 3,75,000 एक पर्सन के, और दूसरे के 4 से डिवाइड मारा 125। ये इनकी कैपिटल निकल कर आ रही है। मैंने इतनी कैपिटल इनको मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी पहले कितनी कैपिटल है? जैसे इसकी 2 लाख है, तो इस भाई साहब की नई कैपिटल आएगी 375। मतलब इसको पैसा लाना पड़ेगा कितना एक्स्ट्रा? 175। इतना 1,75,000 इसको लाने पड़ेंगे घर से। क्यों? क्योंकि वो किसको देने हैं? वीना को देना है। और इसकी कैपिटल 120 थी जो कि नई हो जाएगी 125। तो 125 में इसको कितना पैसा लाना पड़ेगा घर से? 5,000 रुपये लाना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करें दोनों मिला के 1,80,000 रुपीज बनते हैं जो कि ये लेकर आएंगे, ठीक है। और जो कि इसको पूरा करेंगे वीना के अमाउंट को। वीना जा रही है, उसको 180 उसका कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है, उसको देना है। तो ये दोनों भाई साहब घर से इतना इतना पैसा लाएंगे जिनसे इनकी जो कैपिटल है वो 3:1 के रेशियो में मेंटेन हो जाए, है ना। यानी इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था कि अश्मित और रोहन कितना कितना पैसा ब्रॉड, मतलब यहाँ पे लाएंगे कितना, यहाँ पे लिखा था ना कि ब्रॉड बाय द अश्मित और रोहन पैसा लाया गया। तो ये 175 और 5,000। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था। अभी तो फिलहाल ये बोला था कि उनकी कैपिटल को 3:1 न्यू रेशियो में मेंटेन करके दिखाओ, वो हमने यहाँ पे मेंटेन करके दिखा दिया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। वीडियो पॉज करके खुद भी करते रहना यार, ऐसा ना हो कि आप पूरे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। पहले पहले आप खुद देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। नीति विदुर मिता पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:1 है। 1 अप्रैल 2024 को दे डिसाइडेड टू एडमिट, यहाँ पे एक नया पर्सन आ रहा है समीर एज ए न्यू पार्टनर, और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन चारों का हो जाता है 1:1:1:1, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ द नीता विदुर मिता बिफोर समीर एडमिशन, समीर के एडमिशन से पहले इनकी बैलेंस शीट में मशीन शो हो रही थी 6 लाख रुपए की। हमें पता है कि जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी रीवैल्यूएशन होती है। तो आपने पाया कि मशीनरी 6 लाख की थी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इट वाज फाउंड, ये पाया गया कि वो मशीनरी ओवर वैल्यूड है, यानी उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा कर रखी है 20% से, ठीक है। मतलब मान लेते हैं 100% की होनी चाहिए थी, लेकिन 20% ज़्यादा दिखा रखी है, यानी वो 120 के इक्वल दिखा रखी है। अच्छा, 120 की जो वैल्यू है वो 6 लाख को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको ये बताना है कि नई बैलेंस शीट में जो असली में मशीन की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यानी आपको 100 की वैल्यू पता करनी है। सिंपल, आप 6 लाख को डिवाइड करें 120 से और मल्टीप्लाई करें 100 से, ठीक है। अगर वो यूं पूछता कि रिवोल्यूशन में कितने का, क्योंकि देखो आपकी कोई एसेट है वो ज़्यादा दिखा रखी है, अब आप उसको कम वापस नीचे लेकर आओगे तो आपको अपने एसेट को रिड्यूस करना होगा, जो कि एक तरीके का लॉस होगा। तो अगर वो पूछता है कि रिवोल्यूशन में कितने का लॉस बुक करोगे, तो आपको मल्टीप्लाई 20 यानी इस डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। अभी वो आपसे ओरिजिनल जो बैलेंस शीट में जानी चाहिए वैल्यू वो मांग रहा है, यानी 100 की वैल्यू। तो आप काटा पीटी कर लो इसको, ये काट लो आप 0 से 0, ये आएगा 12 पंजे 60, 50,000 और 50,000 इंटू 10 5 लाख। तो इसकी ओरिजिनल जो वैल्यू होनी चाहिए इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ द समीर, दैट विल बी 5 लाख रुपीज, ठीक है, जो कि अभी 20% ज़्यादा से दिखाई गई है, जो कि ओवर वैल्यूड है ना। तो अब देखो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, 1 लाख जोड़ के तभी तो 6 लाख की वेरिफिकेशन भी हो रही है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं 6 लाख का 20% निकालते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना आपको, ध्यान से मैथ्स थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारे 16 क्वेश्चन पार्ट ए के ख़त्म हो गए। अभी हम देखते हैं आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हमारे को क्या और भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं कि नहीं है। 16 के बाद ये हिंदी पोर्शन है। 17 क्वेश्चन तो आपका वैसा आ गया, हमारे ये ख़त्म हो गया एमसीक्यू ना। पार्ट बी पे पहुँचते हैं यार, जो हमारी थर्ड बुक है ना, रेशियो कैश फ्लो वाली।
वहाँ हमें जाना पड़ेगा। पार्ट बी कहाँ पर आएगा? ये देखो पार्ट बी आने वाला है, वेट करें थोड़ा सा। ये रहा, हिंदी पोर्शन आया था पार्ट बी का। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, ये है पार्ट बी। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी के अंदर भी आप देखते हैं कि ऑप्शन वन ऑप्शन टू, यानी एक ऑप्शन टू जो है कंप्यूटराइज्ड वाला होता है, हम वो नहीं करने वाले, हम तो अपनी थर्ड बुक करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन के साथ आया हुआ है, द टूल ऑफ एनालिसिस। अब देखो टूल ऑफ एनालिसिस क्या है, आपकी थर्ड बुक में सारे जो है वो एनालिसिस के टूल ही है ना। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स है। अच्छा एक चीज़ और यहीं से मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है इनकम स्टेटमेंट, इसके अंदर आता है बैलेंस शीट, इसके अंदर आता है नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चार डॉक्यूमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट, तो देयर आर फोर डॉक्यूमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, चार डॉक्यूमेंट्स आते हैं। लेकिन अभी इसने पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के जो टूल्स हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। एक चीज़ और याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में टूल ऑफ एनालिसिस भी है और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी है, तो ये दोनों जगह रोल प्ले करता है। तो अभी इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो टूल ऑफ एनालिसिस है इंडिकेट करता है ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ जा रही है ना, ये हमें कौन बताता है। तो इसका आंसर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक ईयर के डेटा को दूसरे ईयर से कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर ऐसे ही दूसरे को तीसरे से। जब आप लॉन्ग रन में जाते हैं तो आपको एक ट्रेंड दिखता है कि मान लीजिए कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, लेट से हमारे डेटर्स की बात करें, तो आप वहाँ पे देख पाते हैं कि पहले हमारे डेटर्स इतने थे, फिर बढ़े, फिर कई सालों तक बढ़े, फिर अब घटने लग गए डेटर। डेटर घटने का मतलब है कि हम उनसे पैसा रिसीव कर ले रहे हैं टाइम से, ये भी एक मीनिंग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड पता करने के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा एक टूल ऑफ एनालिसिस भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, रेशियो दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। जो आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो आपका बिजनेस चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी इनमें से किस रेशियो से पता की जाती है। तो आंसर इज टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में क्या क्या आता है, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? आईटीआर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो उसकी रोटेशन टाइम क्या है। टर्नओवर का मतलब बेसिकली टाइम को कंसिडर करता है, कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री आपके बिजनेस में आ रही है और जा रही है। अब कोई बिजनेस है जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत कम है ना, मतलब वो इन्वेंट्री खरीदते हैं और क्या होता है वहाँ पे वो इन्वेंट्री बेच ही नहीं पाते, वो पड़ा रह जाता है, तो दैट इज नॉट अ गुड सिग्नल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका कैसा है, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो ये सारी हमारी ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बताने के लिए होता है। तो इसका आंसर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं आगे 28, चार आते हैं पार्ट बी से, तो हम 28 पे चलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, तो पहले आपको डेट इक्विटी रेशियो पता होना चाहिए, डेट अपॉन में इक्विटी। ठीक है जी। अच्छा, डेट और इक्विटी का भी डिफरेंस पता होना चाहिए। हालांकि मैंने यूट्यूब पे पहले रेशियो की वीडियो डाली थी, बहुत बढ़िया से रेशियो समझाया था। जिसने वो वीडियो देखी होगी ना मेरी रेशियो वाली, उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। हम अपनी बैलेंस शीट को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे नॉन करेंट एसेट, यहाँ पे करंट एसेट, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे आपका नॉन करंट लाइबिलिटी और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। 1 2 3 4 5 पांच आइटम्स हमारे पास है। तो डेट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा कर्जा है, और इक्विटी का मतलब ये आपकी इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड, और ये आपका डेट है, लॉन्ग टर्म वाला जो हमारा कर्जा है। तो ये हमारे 2.1 और ये दिया हुआ है, यानी जब आपने डेट जितना भी डेट है डिवाइड किया होगा इक्विटी से, तो ये आया होगा 2.5 अपॉन में 1 कट कुट के। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट द इंक्रीज इन द रेशियो। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है इनको इंक्रीज करेगी। अब देखो ये रेशियो इंक्रीज कब होगा, या तो आपका डेट इंक्रीज हो जाए, इक्विटी वैसा का वैसा रहे। दूसरा, या तो आपकी इक्विटी डाउन हो जाए और डेट वैसा का वैसी रहे, तभी जाके ये इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं? तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स खरीदा उधार पे, तो इससे तो स्टॉक बढ़ेगा, यानी करंट एसेट में फर्क आएगा, और इधर क्रेडिटर्स में चेंजेस आएगा, तो इससे तो आपके डेट इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, इधर से आपका कैश कम हो जाएगा, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
इशू ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर इशू करे मतलब आपने अपना डेट और इंक्रीज कर दिया, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू इतने की है प्रॉफिट पर, आप फर्नीचर बेच रहे हो तो आपका नॉन करंट एसेट में एक चेंज आएगा, और बेच रहे हो तो आपके पास पैसे आ गए होंगे तो आपके पास करंट एसेट में चेंज आएगा। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि मुझे कहाँ पर चेंज आएगा जिससे इस रेशियो में फर्क पड़ेगा। तो अगर ये 5.1 2 3 4 5 अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी 29, इसके भी दो ऑप्शन है, ए पार्ट हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनमें से कौन सा है? तो कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल आप जो अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने कुछ कर रखा था उससे आपको डिविडेंड आ रहा है, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग तो नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश मिल रहा है आपको रॉयल्टी फीस कमीशन के तौर पर, तो ये आपकी ऑपरेशनल इनकम है, इसको आप ऑपरेटिंग इनकम एक्टिविटी में ही मेंशन करोगे, अदर रेवेन्यू से बेसिकली है। तो 1 एंड 3 नीचे अगर आप ऑप्शंस में देखें 1 एंड 3 किस में आ रहा है, डी पोर्शन में, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर हियर, जो कि आपको ये बताना था ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनमें से कौन कौन सी है। ठीक है, मैं फिर बता दूं, आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है प्लीज मुझे बताना और मैं आपके लिए उस चैप्टर की वीडियो बना दूंगा। अभी हमारे एग्जाम में टाइम है, अगर आपको कोई भी चैप्टर होता है ना, कई बार हमें कोई एक चैप्टर कंप्लीटली समझ नहीं आता जहां भी हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल में या ट्यूशंस में। देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं इन चारों में से कौन गलत है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट, क्या ये फाइनेंस एक्टिविटी है में आता है? यस, ये फाइनेंस एक्टिविटी में आता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आपने डिविडेंड पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने शेयर इशू कर रखे हैं, उस पर जो आप रिटर्न पे करते हो, जो आपने डिबेंचर इशू कर रखा है उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, ये सभी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो एम्प्लॉय की खर्चे हैं ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। यस, ये हमारे को इनकम स्टेटमेंट में दिखता है। रिसीट ऑफ, ये भी हमारी करेक्ट है। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको मिल रहा है, ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फाइनेंसिंग दिखा रखा है तो ये गलत है, और इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, यही इसका आंसर होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइजेज, यस ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि मेन देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो क्या हमने बिजनेस इस चीज के लिए खोला था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, क्या हमारा ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है मतलब सेल करके, है ना, कोई अदर इनकम्स, तो ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जो कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में करेक्ट एक्टिविटी है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर इज सी, जो कि गलत है यहाँ पे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से हो गए सारे क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं नीचे रहता है कि नहीं। एक और रह रहा है, एक और लास्ट ही है ये, 30th लास्ट, इसको देखते हैं। कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, इन्वेस्टिंग और पूछता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, हाँ ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें कैश इक्विवेलेंट शामिल नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ही क्या है? खरीदना, एक्विजिशन मतलब परचेज करना, डिस्पोजल मतलब बेचना, खत्म करना, किस चीज को? लॉन्ग टर्म एसेट्स को, ये बात बिल्कुल सही है। कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो भी आपने कैश पेमेंट करी है, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स एंड कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिजल्ट इज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए या फिर आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई पैसा खर्च करा है, उसमें जो भी आपने कैश पेमेंट्स करी हैं, क्या वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है? यस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर है। तो हमने यहाँ पे 16 और +4 पार्ट बी में से, और कुछ चॉइस बेस पर भी थे करीबन 5 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन के आसपास हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। होपफुली यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और
जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट करना क्वेश्चन नंबर वाइज कि भाई मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक बार दोबारा से डिस्कस कर लूँगा। और अभी हमारे को यार 20 सैम्पल पेपर करना है, यकीन मानना आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे ही करते करते आप ग्रिप बना लोगे। मेरा टारगेट है कि 10 मिनट में, 10 तो चलो मैं कम बोल रहा हूँ, 15 मिनट में आपके ये 20 क्वेश्चन हो जाने चाहिए पेपर में बैठ के। समझ रहे हो, 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें से 15 मिनट के आपके एमसीक्यू निकल गए, आप बिल्कुल सेफ जोन में आ गए। 20 वाइवा से, 20 इधर से बचे, कितने बचे, 60 नंबर का पेपर बच रहा है। वहाँ पे आप अपने जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर करके जाएंगे बढ़िया से, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।